हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। अभी तक हमने यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का जो है यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 जो है फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन 10.1 और यहाँ पर भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच जो है अंतर देखा था कि किस प्रकार से तीनों देश जो हैं आगे बढ़ते हैं विकास के पथ पर, और इनमें किस प्रकार से जो है चीन आगे निकल जाता है और भारत और पाकिस्तान आगे नहीं निकल पाते। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर चीन के बारे में, यानी चाइना। यहाँ पर चीन को हम पढ़ेंगे कि चीन में किस प्रकार से विकास हुआ, किस प्रकार से इसकी भौगोलिक स्थिति है। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं चीन के बारे में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है चीन की, यानी चीन का इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री बैकग्राउंड चीन का है क्या। ठीक है, तो चीन के पास दुनिया के सबसे पुराने लोग हैं और सतत अभ्यास में से एक हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसमें कि यहाँ पर 6 मिलियन जो है वर्षों से भी अधिक पुरानी संस्कृति सम्मिलित है। चीन में क्या है, बहुत सारे पुराने लोग हैं जो कि 6 मिलियन से भी अधिक जो है पुरानी संस्कृति को सम्मिलित करता है चीन। और साथ ही क्या है, चीन जो है गणराज्य की स्थापना, चीन गणराज्य जो है बना 1949 में बना है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो है भारत, पाकिस्तान और चीन किस प्रकार से कब बने थे, गणराज्य बने थे यानी स्वतंत्र हुए थे। तो यहाँ पर जो है चीन भी 1949 में स्वतंत्र हुआ था, गणराज्य बना था। ठीक है, तो इतना हुआ था। उसके बाद देखिए आता है, उसके बाद यहाँ पर जो ऐतिहासिक भूमि थी, यहाँ पर क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में और क्या था, इसमें जो है सामान्य तौर पर इसे चीन के नाम से ही जाना जाता है और इसकी संस्कृति जो है बहुत पुरानी है। ठीक है, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में है। और साथ ही अब देखते हैं इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में, यानी भूगोलिक ये क्या था, कैसा है। तो चलिए देखते हैं। भूगोल का मतलब है यहाँ पर चीन जो है पूर्वी एशिया में स्थित है और साथ ही यह पूर्व में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ये दुनिया में से कनाडा और रूस के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या की, बात करते हैं जनसंख्या और भाषा की बातें, यानी जनसंख्या इस देश में कितनी है और कौन कौन सी भाषाएं इस देश में बोली जाती हैं। ठीक है, तो देखिए 1,371 मिलियन व्यक्ति हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वहाँ पर 0.5% वार्षिक वृद्धि दर के साथ चीन दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो यानी चीन एक ऐसा देश है जहां पर जो है दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। और चीन में बोली जाने वाली भाषाएं, अधिकतर जो भाषाएं हैं वो है भाषा परिवार की होती है, जो कि 29 प्रजातियों द्वारा बोली जाती हैं। चीनी भाषा ने अपने में से कई मुख्य स्थानीय भाषाएं भी हैं। अब बात करते हैं इसकी अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी की बात करेंगे। इकोनॉमी में क्या है, इसकी इकोनॉमी है जो है, इकोनॉमी में जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमी को बहुत अच्छा बनाती हैं, मतलब इनको ग्रोथ करने में और इसको जो है विकास करने में पूर्णतः जो है चीन की सहायता करती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं जल्दी से। पहला है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान, GLF। ये क्या है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान है। इसका मतलब है 1958 में माओ द्वारा चीन की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान को चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत क्या था, तीव्र औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया द्वारा कृषि अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना था। जो कृषि की अर्थव्यवस्था थी उसमें जो है उसको आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना इस अभियान के अंतर्गत था। ठीक है, उसके बाद जो है कम्यून की स्थापना की जाती थी, और जो कि कम्यून व्यवस्था के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। अब बात करें, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कम्यून जो है किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं खेती से संबंधित है कम्यून। ठीक है, अब देखिए 1958 में चीन में लगभग 26,000 कम्यून थे, जिसके अंतर्गत देश की लगभग समस्त कृषि जनसंख्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पर 26,000 कम्यून बनाए गए थे और यहाँ पर ये कृषि किया करते थे। कम्यून शब्द का जो संबंध है वो कृषि से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कम्यून का मतलब क्या होता है। उसके बाद देखिए
GLF यानी अभियान को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था और भयंकर सूखा पड़ गया था। ठीक है, यहाँ पर 30 मिलियन लोग भी मर चुके थे सूखा करने के कारण। अब दूसरा जो पॉइंट आता है इसी वाले ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के अंतर्गत जो है यहाँ पर ये चीज हो गई। दूसरा जो है महान सर्वाहार क्रांति, यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था में क्या थी, पैराग्रेफ लीफ वर्ड था। यहाँ पर माओ जो थे उन्होंने क्या किया था, तीव्र औद्योगिकी चलाई थी, कृषि को आधुनिकीकरण किया था, कम्यून बनाए थे। ये सारी चीजें हमने किसमें करी थी, उसने चीन में जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान में की थी। अब आते हैं महान सर्वाहार क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें जो होता है यहाँ पर जो है 1965 में माओ ने महान सर्वाहार जो है सर्वाहारा सांस्कृतिक क्रांति जो 1966 से 1976 का प्रारंभ किया था, जिसमें विद्यार्थियों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपन कार्य के अध्ययन करने के लिए यानी कार्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। परंतु जब रूस के चीन के साथ मतभेद होने लगा तो इससे क्या हुआ, विशेषज्ञों को वापस बुला लिया गया और औद्योगिक की प्रक्रिया में सहायता के लिए भेजे गए थे। ठीक है, यानी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जो है यहाँ पर बढ़ाने के लिए क्या किया था, विद्यार्थियों को और विशेषज्ञों को भेजा गया था ताकि यहाँ पर ये क्या कर सकें, औद्योगिक प्रक्रिया को जहाँ पर जो है ये अच्छा बनाने के लिए ये बिल्कुल यानी जो है बहुत सारे तरीके ढूंढ सकें। इस तरह से जो है महान सर्वाहार क्रांति थी। अब बात करते हैं चीन में जो है सुधार का प्रारंभ, यानी चीन में सुधारों को भी प्रारंभ किया गया था। चीन में सुधार प्रारंभ किए थे 1978 में किया गया था। तीव्र औद्योगिक सुधार जो थे 1978 में किए गए थे और सुधारों की खोज की जा सकती है। साथ ही जो है सुधारों के चरणों का प्रारंभ जो है प्रारंभिक चरण में कृषि का किया गया था, उसके बाद चरणों के बाद में सुधार औद्योगिकीकरण का किया गया। दूसरा है औद्योगिकीकरण, पहला है कृषि। तो यहाँ पर दो सुधार किए गए, कृषि में और औद्योगिकीकरण में। सुधार प्रक्रिया की ने दोहरी कीमत नीति, यानी सुधार प्रक्रिया की जो थी दोहरी कीमत नीति थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर अंतर्गत दोहरी कीमत नीति का मतलब है यहाँ पर इसका कीमत को दो तरीके से तय किया जाता था, किसानों और औद्योगिक इकाइयों को लागत व निर्गत। जो है निर्गत की निर्धारित मात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर खरीदना व बेचना पड़ता था। साथ ही अन्य लेन देन के लिए आगतों या निर्गतों यानी आगतों या निर्गतों के विशेषज्ञ निवेशकों और जो है आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए थे। यहाँ पर किसमें, विशेष आर्थिक क्षेत्र में। अब क्या है, हम पढ़ेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो यहाँ पर विदेशकों को या पर्यटकों को जो है आकर्षित करने के लिए विशेष जो है आर्थिक क्षेत्र जो है बनाए गए थे, जिसमें यहाँ पर ताकि जो है बहुत सारे क्या आ सके, विशेषज्ञ मतलब जो है विदेश के लोग यहाँ पर आ सके। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, चीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी, भूगोल देखा, जनसंख्या देखा, अर्थव्यवस्था देखी। अर्थव्यवस्था में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान था, महान सर्वाहार क्रांति थी, चीन में सुधार का प्रारंभ किया और सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत नीति आई थी और विशेष आर्थिक क्षेत्र था। आई होप यहाँ तक आपको जो है समझ आ गया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।